अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी कहानियाँ आपको आराम से मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। यह विला एक जंगल में है और इसके चारों तरफ खूंखार जंगल खड़ा है और बीच में विला था। आर्यन इस विले में काम किया करता था। कहने का मतलब यह है कि वो मैनेजर की पोस्ट पे था। एक बार की बात है, विला में एक लड़की रीना काम करने के लिए आई और उस दिन सब जा चुके थे। सिर्फ आर्यन और रीना ही दोनों उस विला में थे। शाम का वक्त हो चला था। रीना अपने हाथ में डंडा लिए हुए चारों तरफ भाग रही थी। आर्यन उसे आवाज देता हुआ बोला, रीना, शाम का वक्त हो गया है और हमें यहाँ से चलना है। लेकिन तभी आर्यन के पीछे से कोई बहुत तेजी से भागा। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो रीना थी और उसके हाथ में वही डंडा था। आर्यन ने उसे बोला, क्या हुआ रीना? रीना भागते हुए बोली, सर, एक चूहा है, अगर इसे हमने यहाँ पर छोड़ दिया ना, ये सारा फर्नीचर खराब कर देगा। यह सुनकर वो सीधा सीढ़ियों से नीचे उतर गई और आर्यन के होश उड़ गए, क्योंकि उधर जाना सख्त मना था। तभी आर्यन उसके पीछे भागता हुआ गया, लेकिन रीना सीढ़ियों से उतर चुकी थी और वो कमरा नंबर 106 के अंदर जाती हुई नजर आई और एक जोरदार चीख की आवाज रीना की। यह देखकर आर्यन बहुत डर गया। उस विला में 106 रूम में एमी नाम की एक औरत और उसका हस्बैंड काफ़ी टाइम पहले रुके थे। तभी एमी को उसके हस्बैंड के बारे में पता चला कि उसका हस्बैंड उसके साथ चीट कर रहा है। यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ और रात भर रोती रही। लेकिन उसका हस्बैंड जॉन, उसको ये सब नहीं पता था। वो दूसरे रूम में आराम से सो रहा था। एमी को गुस्सा आया और वो एक चाकू उठाकर उसके रूम में पहुंच गई और जॉन की सारी उंगलियां काट दी और उसके पेट में काफ़ी चाकू घुसाकर उसकी हत्या कर दी। कहते हैं आज भी उस विला के रूम नंबर 106 में एमी की आत्मा रहती है और जो भी आदमी उस विला में जाता है वो अपनी पत्नी के साथ चीट करता है, वो मारा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जॉन के साथ हुआ था। एमी की आत्मा ने रीना का सहारा लेकर आर्यन की भी हत्या की थी। उसकी लाश सुबह को उसी विला के एक कोने में पड़ी हुई मिली थी। वो एक पहाड़ी इलाका था, जिससे वहाँ लोगों को इस घटना का कम पता चला था। उसमें सफाई करने वाले एक चाचा को ये सब बात अच्छे से पता थी। वो चाचा अक्सर उस विला से बाहर रहते थे। वो कभी उस विला के अंदर नहीं जाते थे, लेकिन सुबह के टाइम में वो उसकी साफ सफाई के लिए ज़रूर उसके अंदर जाया करते थे। वो ये सब बात किसी आने जाने वाले गेस्ट को नहीं बता सकते थे, क्योंकि इस बात का सख्ती से उन्हें मना किया गया था। एक समय की बात है, उस दिन उस विला में एक खूबसूरत जोड़ा आया। वो छुट्टी मनाने के लिए आए हुए थे। उसके साथ एक छोटी लड़की थी। उसकी बीवी भी वहाँ आई थी। उसमें काम करने वाली नई लड़की ऐना, वो वहीं चाचा के पास रहा करती थी। उसने चाचा को बुलाया और बोला, इनका सामान अंदर रख दो। और उसने बोला, सर, आपका वेलकम विला में। वो दोनों विला को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन उन दोनों हस्बैंड वाइफ की चीट को लेकर अनबन चल रही थी। उसका हस्बैंड उसके साथ चीट कर रहा था, जैसे जॉन ने एमी के साथ किया था। रात में ऐना अपनी बेटी के साथ सोई हुई थी। तभी उसके रूम का दरवाज़ा एक चरमराती आवाज़ के साथ खुला। अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आया हो, लेकिन वो गहरी नींद में भी ये सब महसूस कर पा रही थी। तभी उसके ऊपर से उसका कंबल उतारता है। इससे शीश की आंख खुल जाती है। वो फिर से कंबल अपने ऊपर डाल लेती है, लेकिन 2-3 बार ऐसे ही होता है। इस बार वो अपने रूम में एक भारीपन सा महसूस कर रही थी। वो उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी,
लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो जाता है और शीश अपने हस्बैंड बिंद्रा को आवाज़ देती है। तभी दरवाजे के सामने उसका पति बिना देखे ही दरवाजे के सामने से आगे चला जाता है। वो उस रूम 106 की तरफ बढ़ रहा। एमी जल्दी से खिड़की की तरफ जाती है और चाचा को आवाज़ देती है। खिड़की बंद होने की वजह से उसकी आवाज़ चाचा तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी बिंद्रा 106 दरवाज़ा के अंदर जाने ही वाला था। उसका हाथ चाचा पकड़ लेते हैं और बोलते हैं इसमें जाना मना है। और उधर एमी का भी दरवाज़ा बड़ी आसानी से खुल गया था। वो भी भागते हुए 106 की तरफ आ जाती है। वो बोलती है तुमको मैंने कितनी आवाज़ दी और तुमने एक भी आवाज़ मेरी सुनी नहीं। बिंद्रा को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी होश में आया हो। बिंद्रा सबको बताना तो चाहता था लेकिन बता कुछ नहीं सकता था, क्योंकि जिसके पीछे वो आया था वो उसकी प्रेमिका थी जो इस टाइम उससे काफ़ी दूर थी। वो ऐसे कैसे यहाँ पर आ गई और इस कमरे में घुस गई थी, इसलिए वो शांत था। कहीं शीश उसकी ये बात सुनकर भड़क ना जाए, इसलिए दोनों अपने रूम में आकर बैठे हुए थे। अमी सोने के लिए चली गई थी। बिंद्रा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी बेटी उसके सामने बैठी हुई थी। तभी वो एक बहुत ही भयानक आवाज़ में बोलती है तुम शीश को छोड़कर किसी और के साथ चीट कर रहे हो। तुमको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुनकर बिंद्रा बोलता है ये क्या बदतमीजी है, और उसे डांटने लगता है। तभी उसकी आंखों का रंग बदलकर लाल हो जाता है। उसके पास पड़ी एक बोतल उसके सर में लगती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। बोतल लगने से उसके सर से काफ़ी खून बह रहा था। वो अपनी पत्नी शीश को काफ़ी तेज़ आवाज़ देता है और उसके सामने ही उसकी बेटी बेहोश हो जाती है। और कमरा नंबर 106 से किसी की हंसने की आवाज़ आती है। बिंद्रा अपनी बेटी को उठाकर एमी के पास ले जाता है और एमी बिंद्रा को देखकर डर जाती है। उसके सर से बहुत खून बह रहा था, जिसे देखते ही देखते बिंद्रा भी बेहोश हो जाता है। एमी उसके सर पर पट्टी बांधती है। जैसे ही बिंद्रा को 1-2 घंटे बाद होश आता है, वो शीश से बोलता है चलो यहाँ से हम जल्दी से निकलते हैं। जैसे ही वो अपना सामान लेकर दरवाजे से बाहर आते हैं, उनके सामने एमी की आत्मा रास्ता रोके हुए खड़ी थी और बिंद्रा की बेटी वहीं बेहोश हो जाती है। वो आत्मा जोर जोर से बिंद्रा को देखकर हंस रही थी। तभी वहाँ पर सफाई करने वाले चाचा भागते हुए आते हैं और कुछ सफ़ेद सा उसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे वो आत्मा चीखते चिल्लाते हुए कहीं गायब हो जाती है और वो सब वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। चलिए, हमारी कहानी यहीं पर होती है समाप्त। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी में। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। शेष को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसे हर रोज़ मार्केट से किताबें ख़रीदना और उनके पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। ऐसे ही करते हुए उसने अपना आधा रूम किताबों से भर रखा था। ऐसे ही उसकी किताबें भी ख़त्म हो गई थी। अब वो जहाँ से किताब लेकर आया करता था, वहाँ पर भी उसकी सारी पढ़ी हुई किताब थी। एक दिन उसे एक किताब मिली जिसमें लिखा था राक्षसों की दुनिया। यह किताब उसने अभी तक नहीं पढ़ी थी, इसलिए वो काफ़ी इम्प्रेसिव हुआ और उसने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसे राक्षसों के बारे में पढ़ना और उनके बारे में जानना अच्छा लगने लगा। ऐसे ही करते करते वो काफ़ी अंदर तक चला गया। उसने और कहानी पढ़ी और जंगल में भी राक्षसों को ढूंढने के लिए जाने लगा, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। एक दिन की बात है, वो जंगल के अंदर घूम रहा था। उसने देखा एक मैला कुचला सा आदमी बैठा हुआ है। उसके पास 3-4 किताबें हैं। ये देखकर मानो उसको सारी चीज़ें उसमें दिखाई देने लगी। फिर क्या था,
वो सीधा उस आदमी के पास गया और बोला, तुम मुझे अपनी किताबें दिखा सकते हो? उस आदमी ने साफ साफ मना कर दिया। उस आदमी ने बोला, ये कोई मामूली किताबें नहीं है, इसमें सारी असली कहानियां हैं। विशेष इन किताबों को पढ़ना चाहता था। उसने उस आदमी से बोला, मुझे बस एक किताब दे दो, लेकिन उस आदमी ने साफ साफ मना कर दिया। फिर उस आदमी से उसने बोला, तुम इन किताबों के बदलों में जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वो आदमी तैयार हो गया और उसने विशेष से बोला, मैं तुमसे एक काम करवाऊंगा और तुमको ये सारी किताबें दे दूंगा। काम थोड़ा खतरे का है, कर लोगे? विशेष ने हाँ कर दी और उसकी बात सुनकर खुश हो गया। उस आदमी ने उससे बोला कि चलो आओ मेरे पीछे पीछे। वो उसे एक कुएं के पास ले आया और उसने बोला, तुमको इसके अंदर उतरना है और इसके अंदर और किताबें पड़ी हुई हैं, तुम्हें वो निकाल कर लानी है। और विशेष उस कुएं के अंदर उतर गया और उसने देखा वहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और वो इधर उधर घूम ही रहा था कि उसे एक किताब दिखाई दी जिसमें बहुत सारे चित्र बने हुए थे। वो उस किताब को उठाकर उसी के अंदर पढ़ने लगा। न जाने पढ़ते पढ़ते कब रात हो गई। उसे अंधेरा चारों तरफ दिखाई दे रहा था। कुएं के ऊपर से भी कुछ हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी और वो अभी बाहर ही खड़ा था कि उसने देखा उस किताब के पन्ने अलट पलट हो रहे थे। एक एक करके जो चित्र बने हुए थे वो सब शैतान बाहर निकल रहे थे। एक एक करके सारे चित्र किताब से बाहर आ चुके थे और विशेष एक पत्थरों के पीछे छुपा हुआ था। तभी उस कुएं के अंदर से एक चमगादड़ों का झुंड निकलकर विशेष के ऊपर से गया, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से नीचे गिर गया और सभी शैतान उसे देख लिया और वो सब उसे उठाकर अंदर ले गए। उसने जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा राक्षस एक जगह बैठा हुआ है और उसे देखकर एक भयानक हंसी हंसने लगा। सभी राक्षसों ने मिलकर उसके हाथ पैर अलग कर दिए, जिस वजह से उसकी मौत वहीं हो गई। एक झटके से उसकी आंख खुली तो वो जंगल में उसी आदमी से लगा हुआ बैठा था और वो सारी चीज़ें छोड़कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब विशेष को किसी राक्षस की खोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके पास अब एक राक्षस हमेशा रहता है, जिससे वो काफ़ी परेशान और बीमार पड़ गया है। हमारी कहानी यहीं पर होती है समाप्त। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी में। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी कहानियाँ आपको आसानी से मिल सकें।